हेलो मित्रों, आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम पेपर 15 अक्टूबर का, जो कि 2022 और शिफ्ट सेकंड का यानी सेकंड शिफ्ट का हम आपको आंसर की देने वाले हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा पहला क्वेश्चन हमारा है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। तो इसमें आंसर है हमारा सी। देखिए हम आंसर भी शो करा रहे हैं, आंसर इसमें सी है, यानी सी हमारा क्या है, नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। तो यहाँ पे जो हमारा इसका आंसर शो करा रहे हैं, इसका ए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। निम्नलिखित में कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कैस्पियन सागर। और यहाँ पर देखते हैं चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा रहेगा सी, राजगोपालचारी, जो कि सी है। और निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो बर्मा को भारत से भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया था। भारत को यहाँ पे जो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किसने किया। तो यहाँ पे आईएनए का गठन रास बिहारी बोस ने किया था। तो हमारा जो 6 का ए आंसर सही है। और सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में ज्यादातर पाए जाते हैं। तो 7वें का बी हो गया, यानी 7th का वी आंसर हो गया हमारा। अब 8वां देखते हैं, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, तो इसे मानसून का क्या कहा जाता है। इसे मानसून का प्रस्फोट यानी फटना कहा जाता है। सी आंसर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जीएमटी की बात करते हैं, जीएमटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ग्रीनविच मीन टाइम होती है, यानी आंसर बी इज द राइट आंसर। 9th का बी हो गया। और इसके बाद प्रति 1,000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है इसका क्रूड यानी अशोधित जन्म दर हो जाएगा। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका सही, ठीक है। और 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका आंसर जो हमारा आ जाएगा सी, यानी 6 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, निजी बैंकों का। 1991 के सुधारों के बाद किस उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, यानी कौन से उद्योग जो है विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आ जाएगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन। तो यहाँ पे भी आंसर हमारा 12 का बी हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो यहाँ पे ए आंसर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 13 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी प्राथमिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत का आरंभ खेल के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पंजाब को, यानी आरंभ स्थल के रूप में चुना गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, यानी 15 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है। तो भाई साहब अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण के लिए हमारा डी है, अनुच्छेद 29। और यहाँ पे है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया, कौन सा। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो भाई साहब जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो ए, यानी ये सभी हैं, 18 का ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है सभी अम्लों में समान तत्व कौन सा है। दोस्तों सभी अम्लों में समान तत्व हाइड्रोजन होता है, जैसे कि हमें पता है। तो बी हो जाएगा इसका। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होता है। टेफ्लॉन से होते हैं, ठीक है, टेफ्लॉन, यानी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगला पेज हम देखते हैं, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है। तो भाई साहब इसका कार्य जो है कानून बनाना, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, कानून बनाना। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य कानून बनाना। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भाई साहब सरकारिया आयोग जो है केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है, ठीक है। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है, वैसे तो दूरी का मात्रक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रकाश वर्ष का एक माप है, प्रकाश वर्ष किसका एक माप है। तो यहाँ पे तारकी दूरी का एक माप है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था मैथ का, 2.1 का होल क्यूब प्लस 5.8 का होल क्यूब। तो इसे हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करके, इसके सूत्र में कन्वर्ट करके तोड़ दिया। तो यहाँ पे ऐड करने पे आएगा 7.9। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मैथ का ही है, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो है इसका राइट आंसर हमारा 5% होगा, यानी बी। और यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। तो यहाँ पे डॉल्फिन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, सी डॉल्फिन। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है। पौधों का विकास जो है हमारा प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है,
ठीक है। और दिए गए भिन्नों यानी 4/9, 5/7, 11/13, 13/7 में सबसे बड़ा कौन सा, तो 11/13 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, यानी डी, यानी 11/13। √9 - 4 √5 बराबर क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, यानी √5 - 2, ठीक है। और यहाँ पे जो है 308, 125, 45, 120 और 102 का एवरेज क्या है, यानी औसत क्या है, तो यहाँ पे 140 इसका आंसर हो जाएगा ए। स्थावर, स्थावर का विलोम शब्द क्या है, तो भाई साहब स्थावर का विलोम शब्द है जंगम, ठीक है। और बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, तो भय का समन जो है शुरू में ही कर देना चाहिए, यानी आंसर वी हो जाएगा इसका। स्वल्प की संधि विच्छेद क्या होगा, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वल्प का संधि विच्छेद हमारा होगा सु प्लस अल्प। इति, इति का अर्थ सही अर्थ क्या है, इति प्लस इति का जो है हमारा सही अर्थ भेद क्या है, तो प्रारंभ, समाप्ति और विघ्न, इसका आंसर हो जाएगा समाप्ति और विघ्न। ओके। ईश्वर में विश्वास रखने वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा, आस्तिक, जैसे हम आपको पता ही होगा। चलिए हम आगे नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है आपने देखा ये वैलेंटाइंस डे का एक इंग्लिश में जो है एक टॉपिक दिया था, February 14 इज अ हॉलीडे दैट सेलिब्रेट्स लव एंड फ्रेंडशिप इन द यूनाइटेड स्टेट्स, मोस्ट पीपल थिंक ऑफ इट एज अ रोमांटिक डिश टू शो द बन, ये वाला जो हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो इसका जो हमारा 36 क्वेश्चन बनता है इसका इंग्लिश के टॉपिक से, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट दियर टीचर्स, तो यहाँ पे जो है थैंक यू कार्ड्स हो जाएगा इसका आंसर। और अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइंस डे ऑफिशियली हॉलीडे, तो यहाँ पे नो, नहीं, यानी ये आधिकारिक छुट्टी नहीं है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ टेम, तो यहाँ पे टेम का जो हमारा विलोम समानार्थी शब्द हो जाएगा बी, यानी डोसाइल। और यहाँ पे जो है एंटोनियम, रेपिड का जो है हमारा एंटोनियम हो जाएगा हमारा टार्डी, यानी रेपिड में तेज होता है, टार्डी में धीमे होता है। और यहाँ पे जो है वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर ऑफ पैन, तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा स्टोइक, स्टोइक मतलब ब्रियावादी, आई थिंक तो यहाँ पे वी हो जाएगा स्टोइक, ठीक है। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पैन, स्टोइक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए 41 क्वेश्चन है था, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, तो ये वाला जो क्वेश्चन इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बेटा, ठीक है। और दोनों कथन को पढ़ें तथा तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर इन विकल्प, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पे, लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि की, सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है, ठीक है। अब यहाँ पे 43 देखते हैं, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जो है जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किस देश के बीच जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, यानी नेपाल के बीच, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए, ये वाला जो क्वेश्चन था, 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी, तो हमारा ये क्या इसका हो जाएगा हमारा सी, यानी नेपाल, तो यहाँ पे दोनों नेपाल आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है, निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में से असंगत का चयन कीजिए, तो असंगत हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, वैसे सी इसका आंसर नहीं, आई थिंक इसका आंसर 401 होना चाहिए, ठीक है। तो 45 का डी भी करेक्ट हो सकता है, सी भी करेक्ट हो सकता है, इसमें मैं क्लियर नहीं हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को जो है सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार, ठीक है। और यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को ये इस प्रकार कोडित किया जाता है, तो इफेक्ट को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा आई थिंक बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और आगे देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी शुरू की है, तो काशी यात्रा सब्सिडी हमें पता है कर्नाटक ने शुरू की है, तो कर्नाटक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट देखते हैं, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में ऐसे किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की, तो भाई साहब ये यूके हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, यूके। और कंपनी ने इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति है, तो एक बेलारूसी कंपनी वाला ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो जाएगा सी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन, हिमाचल प्रदेश, जाहिर सी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के एक कार्यक्रम में, जो कौन से जिले में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का जो है उद्घाटन और शिलान्यास किया, तो वाराणसी हो जाएगा, बनारस या वाराणसी कुछ भी कह दो। अब देखते हैं यहाँ पे, किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक की एक रिपोर्ट जारी की, तो यहाँ पे जो है नीति आयोग हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, नीति आयोग। अब देखते हैं यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है,
तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा सिंगल एंट्री, तो उत्तर प्रदेश, सिंगल एंट्री यानी उत्तर प्रदेश। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो भाई साहब लक्षद्वीप हमारा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सो डी इज द राइट आंसर 55 का। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आईसीआईसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा लगाते हैं? 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा लगाते हैं। और निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ज्वाल्टी, ज्वाल्टी पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है। और उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भाई साहब कथक, कथक जो है उत्तर प्रदेश का ही लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से किसके पास जो है लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 61 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। तो हमारा 61 क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। सीधी सी बात है, आंसर इसका डी यानी 2 अक्टूबर है। और वास्को डी गामा का मकबरा यानी दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो हमारा ये कोची केरल में हो जाएगा। ठीक है, कोची केरल में। और थॉमस कप किस खेल से संबंधित? थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, वेरी सिंपल। और यहाँ पे जो है प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर भाई साहब किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी विंग्स ऑफ फायर यानी आँख के पंख, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ग्लोबल वार्मिंग की अपेक्षित ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित जो है परिणाम क्या है? तो ये सभी यानी समुद्र के स्तर में वृद्धि होना, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल में पैटर्न में वृद्धि, ये सभी हैं। तो आंसर इज द राइट आंसर। और यहाँ पे एक हिंदी का जो है एक पैराग्राफ आया था, आजकल पढ़े लिखे नवयुवकों को विदेशी संस्कृति और जीवन अपनी ओर सर्वाधिक आकर्षित कर रहे हैं। इसके लिए कई माता पिता का भी सपना होता है कि उनकी संतान विदेशों में पढ़ने जाए, वहाँ की सुख चैन की जिंदगी बसर करे। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा, इस पे हमारा क्वेश्चन था, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से वे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान जो है उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती? तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा डी, यानी बच्चों के परिवार के सदस्यों यानी पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते होंगे। तो डी इज द राइट आंसर। उसके बाद 68 क्वेश्चन हमारा है, यानी 68वां क्वेश्चन है हमारा, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। तो अधूरे संस्कार इसका आंसर होगा। विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी जग हसाई से बचने के लिए। उसके बाद का क्वेश्चन हमारा, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है? तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी 2 पीढ़ियों का अंतराल। उसके बाद एक और हमारा जो है हमारा पैराग्राफ आया था हिंदी का, आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है। विघटन बार जो है, विघटन वाला जो हमारा ये पैराग्राफ था, परिवार सीमित होते जा रहे हैं। पढ़े लिखों में परिवारों में 1 या 2 ही बच्चे होते हैं। माँ बाप अपने उपलब्ध संसाधनों से बड़े लाड प्यार से बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं। तो ये वाला जो पैराग्राफ है, इसमें एक क्वेश्चन था, आज के बुजुर्गों के लिए जो है बदलते समय की कौन सी सर्वाचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? तो यहाँ पे जो है डी, यानी बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर बोझ ना बने और अपनी राय ना थोपें। और कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते? तो यहाँ पे डी हो जाएगा, जो माता पिता सदैव बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के लिए दिए जाने के बावजूद भी आज की युवा पीढ़ी जो है उसकी आत्मीयता गायब है, जो पुरानी पीढ़ी तक विद्वान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप अकेले रहने का जो है कारण कौन सा है? कई माँ बापों के अकेले रहने का कारण कौन सा है? संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी। तो सबल तर्क कौन सा है इसमें? तो भाई साहब इसमें जो है बी, माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी। तो बी हो जाएगा। 75, कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं?
तो भाई साहब इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। उसके बाद यहाँ पे है एक मैथ का जो है, शायद मैथमेटिकल क्वेश्चन है। वर्ष 2011 से 2015 के दौरान 5 जिलों में, ये जिले वाले क्वेश्चन नहीं, जिला ए, जिला बी, जिला सी, जिला डी, उपस्थित प्रतियोगी परीक्षाओं उत्तीर्ण उत्तीर्ण उपस्थित और सिलेक्टेड, ये चयनित, यानी जो हमारे स्टूडेंट्स थे 2011 से 2015, 5 जिले वाले क्वेश्चन। तो इसका जो हमारा जो आंसर रहेगा, यानी इसका एक क्वेश्चन था, किस जिले के लिए विगत, यानी किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की संख्या, औसत संख्या न्यूनतम है। तो भाई साहब इसका आंसर जिला ई होगा, यानी जिला ई, यानी जिला ई इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2012। जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है, सबसे कम है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी 2013। क्या क्वेश्चन है हमारा, जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा हमारा 2013। और वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था। तो भाई साहब यहाँ पे इसका हो जाएगा हमारा आंसर डी, यानी जिला ई। समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 88.54%। चलिए नेक्स्ट और लास्ट चरण इस वीडियो का है, जिसमें मात्र 20 क्वेश्चन बाकी है। तो दोस्तों 80 तक हमारे क्वेश्चन हो गए हैं और 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए। तो ये हमारा एक पैराग्राफ था। क्वेश्चन, 5 महीने के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या, ये इस प्रकार दी हुई थी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो इसमें जो एक क्वेश्चन था, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा सही ए, यानी 59:80, यानी 59:80। कंपनी यस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, यानी 64.71%, यानी 64.71% की वृद्धि, और यानी 64.71 की वृद्धि। कंपनी टी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी। तो इसका जो आंसर होगा हमारा बी, यानी 144। फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे जो है अनुमानित, तो यहाँ पे जो है आंसर हमारा डी आएगा 118। कंपनी द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, इसका जो आंसर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि मुझे क्लियर नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, यहाँ पे ये कंपनी द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, यहाँ दिया गया पाई चार्ट, एक पाई चार्ट दिया गया था, एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालय के खर्च को दर्शाता है। तो यहाँ पे ये विश्वविद्यालय को खर्च के दर्शा रहा है। चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उसके लिए नीचे के प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पे ये गोल चार्ट बना था, जिसमें शिक्षा, अनुसंधान, खेल, कार्यक्रम, पुस्तकालय, छात्रावास, आधारभूत संरचना, ये सब दिया हुआ था। तो देखते हैं क्या है। तो कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी 86%। ओके, यानी जो हमारा क्वेश्चन होगा इस गोले वाला जो हमारा है, यानी जो सर्कल का जो है हमारा क्वेश्चन, यानी पाई चार्ट दिया है, इसके देख के हमारा एक क्वेश्चन था, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी 86%। छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 12.78%। यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्र पर खर्च की गई कुल राशि 1,80,00,000 हो, तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी 2 लाख हो जाएगा। 1,000, 10,000, 10,000, लाख, हाँ 2 लाख हो जाएगा। खेलों पर शिक्षा
की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है? तो भाई साहब जो है सी यानी 35%। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है? 35%। ओके। और यहाँ पे यदि वर्ष के दौरान यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर भी शायद मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि मेरे को इसका आंसर लाइक आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो यू हैव टू फाइंड, ओके, एंड यू हैव टू टेल मी इन कमेंट। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एक पैराग्राफ वाला यानी मैथमेटिकल का एक चार्ट दिया हुआ था, निम्नलिखित लाइन ग्राफ दिया हुआ था, यानी लाइन ग्राफ यानी रेखा आरेख 2001 से 2006 की अवधि के दौरान दो कंपनियों ए और बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ प्रदान करता है। ग्राफ को ठीक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे जो है 2000, इसका पहला क्वेश्चन था 2005 में दो कंपनियों ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी 45:68। यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी, 5005 में जो है कंपनी ए का व्यय कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था? तो भाई साहब इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ए यानी 15:1:7 यानी 15:17। उसके बाद यहाँ पे जो है यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था तो 2002 में आय क्या थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी यानी कि 260 करोड़। यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा इसका जो आंसर डी हो जाएगा यानी 102 करोड़। उसका बाद वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा यानी 464 करोड़। जजिया फिर से, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है, जजिया फिर से शुरू करने वाले मुगल शासक का नाम क्या था? औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो रेलवे को, क्योंकि रेलवे पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा के द्वारा। और यहाँ पे जो आंसर है हमारा, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस अवस्था में दी? तो हमारा धम्म चक्र प्रवर्तन अवस्था में। और निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेन थे? तो हरिशेन इनमें से किसी के भी नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त कुमारगुप्त इनके साथ इनके जो शासक थे इनके दरबारी कवि हरिशेन थे ही नहीं। यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा यूपी SSC पैट सेकेंड शिफ्ट 2022 15 अक्टूबर का जो है आंसर की, जो कि कम्प्लीटली मैंने आपको बता दी है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।